पार्ट 1 में हमने देख लिया है कि रिसोर्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमको पता है कि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें। तो जब तक हम इसको ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे थे ना, तब तक तो बहुत बढ़िया था। पर कुछ लोगों ने क्या करा, इसका अंधाधुन यूज़ करना स्टार्ट करा, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से उन्होंने ढेर सारे पेड़ काट दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने जरूरत से ज्यादा करी। उसकी वजह से जो है बहुत सारी समस्याएं, खूब सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई समाज के अंदर। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो देखो सबसे पहले जो है हुआ क्या कि कुछ लालची लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इन रिसोर्सों का जरूरत से ज्यादा यूज किया ना, उसकी वजह से जो है ये रिसोर्सों की कमी हो गई, मतलब कि रिसोर्स ही कम पड़ने लग गए। सोचो अब आप, है ना। तो एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी दिक्कत क्या हुई कि इन रिसोर्सों की वजह से जो है समाज दो कैटेगरी में बढ़ गया, मतलब कि जिनके पास में बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं वो बहुत अमीर हो गए, जिनके पास में रिसोर्सों की कमी है वो गरीब हो गए। तो यहां पर दो कैटेगरी बन गई, है ना। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, इकोलॉजिकल क्राइसिस आने लग गए। इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब कि जैसे देखो ग्लोबल वार्मिंग होने लग गया, है ना, यहां पर जो है लैंड डिग्रेडेशन होने लग गया, ठीक है, भूकंप होने लग गए, इस तरीके के बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट होने लग गई बच्चों। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन रिसोर्सों को बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर यह बताया गया कि भैया आप इन सारे रिसोर्सेस, चाहे वो कोल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे तेल के कुएं हो, चाहे फॉरेस्ट हो, आप इन सभी रिसोर्सेस को यूज करो, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब कि बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, इनको इन सभी चीजों को विवेकपूर्ण तरीके से यूज करो, जिससे कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी ये सारे रिसोर्सेस बने रहे। ऐसा ना हो कि आप ही लोग जो है इन सारे रिसोर्स को खत्म कर दो। इसके लिए ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डे जेनेरियो। वहां पर बहुत सारे देश के लोगों ने आपस में मिलकर एक मीटिंग रखी, एक समिट रखा, जिसका नाम उन्होंने दिया एजेंडा 21। ठीक है, इस समिट का मेन उद्देश्य जो है वो 3 बातों के लिए रखा गया था। एक था कि भैया इस समिट में इस बात पे चर्चा हुई कि जो फॉरेस्ट है या जो हमारा एनवायरमेंट है सभी कंट्रियों का, है ना, वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। एनवायरमेंट को हमको सुधार लाना है हमारे को, है ना, पहली बात तो ये। दूसरी इस बात पे कि भैया गरीबी को मिटाई जाए, है ना, कैसे भी करके गरीबी हटाई जाए। और तीसरा पॉइंट जो था वो ये था कि जो बीमारियां फैल रही है उस बीमारियों पे कंट्रोल लाया जाए, कैसे भी करके उस बीमारियों का इलाज ढूंढा जाए। मतलब कि इन तीनों बातों का सिर्फ ब्लूप्रिंट, सिर्फ बातें हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था इस एजेंडा 21 में। आया समझ में। अब समझते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग से समझ में आ रहा है कि रिसोर्स की प्लानिंग करना, पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रिसोर्स की प्लानिंग करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया, है ना। अब देखो ये यहाँ पर है हमारे पास में क्या, झारखंड, है ना, और ये है छत्तीसगढ़। अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर मिनरल्स और कोल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी की जगह नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये है हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर जो है यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में है, आराम से मिल जाती है, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक बात बताओ, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर पानी तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इस देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, लेकिन वो किसी सीमित क्षेत्र में ही रह रही है ना। इसको अगर हम प्लान कर लें, प्लान करने का मतलब यह है कि इन मिनरल्स और कोल को कैसे भी करके हम पूरे देश के कोने तक पहुंचाएं, है ना, यहाँ
की जो एनर्जी है इसको हम पूरे देश में पहुंचाएं, हर एक जगह पे पहुंचाएं, है ना। यहाँ का पानी जो है अगर हम पूरे देश में पहुंचाएं तो पूरे ही देश की तरक्की होगी, पूरा देश डेवलप्ड हो जाएगा हमारा, और हमारा भारत महान हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आई। प्लानिंग की क्यों जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि इन सब ये जो चीजें अलग अलग अनइवन तरीके से बटी हुई है, अनइवन तरीके से जो फैली हुई है उसको सब दूर फैलाना, इसीलिए भैया प्लानिंग की जरूरत पड़ी है। आई समझ में बात? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है बच्चों 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले आता है सर्वे। सर्वे का मतलब ये है कि हम पहले रिसोर्स का सर्वे करते हैं, है ना। हम पता लगाते हैं कि कहां कहां पर रिसोर्स मौजूद है और हमको कौन से रिसोर्सेस की असलियत में जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वे करना। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये है कि जब आप सर्वे कर रहे हो उसके बाद आपने उस जगहों की प्रॉपर फोटो वोटो खींच लेना, उसकी पूरी डेटा शीट तैयार कर लेना, ये सब कहलाता है मैपिंग, ठीक है। उसके बाद आता है चेकिंग। चेकिंग का मतलब ये है कि आप ये चेक करते हो कि जो रिसोर्स है वो उस क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसको हम बोलते हैं चेकिंग। और इन सब के बाद में जब ये सारी चीज हमको पता लग जाती है तो हम उन रिसोर्सों की एक लिस्ट बना लेते हैं, प्रॉपर एक लिस्ट बना के फिर उसके ऊपर काम करते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप के अंदर हम ये देखते हैं कि देखो जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने पूरी प्लानिंग करी है ना, सारे सर्वे वगैरह करे हैं, सब चीज की हमारे पास जानकारी तो आ गई है उन रिसोर्सेज की। अब उन रिसोर्सेज को बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना, इन सब चीजों की हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो किस किस की प्लानिंग करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास कितने होशियार लोग हैं काम करने वाले, कितने स्किल्ड पीपल है, हम उनकी तैयारी करते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे कितने इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जो कि इन सब कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर ये आता है कि आपने ये जो दोनों प्लान बनाए हैं ये इससे पूरे देश की तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरे देश का नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को हम इस थर्ड स्टेप में देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं लैंड रिसोर्सेस को। लैंड रिसोर्स का मतलब होता है जमीन, है ना। तो देखो जमीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी जमीन के ऊपर जो है हमने अपना घर बनाया है, ठीक है, ऐसा, या इसी जमीन के ऊपर जो है हम खेती करते हैं और फसल उगाते हैं, है ना। और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर, वो भी इसी जमीन इसी लैंड के ऊपर रहते हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ट्रेन हो गया चाहे वो बस है, वो सभी चीज इस लैंड के ऊपर ही होता है। तो भैया लैंड रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसको हमको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, फालतू इसका अंडशण तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे देश के अंदर जो लैंड रिसोर्सेस है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बताता हूं मैं आपको। तो देखो हमारे देश में 43% जो है वो तो प्लेन एरिया है। कैसा है? प्लेन एरिया है ना, समतल जमीन है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद में 30% जो है वो माउंटेन है, पर्वत है, पहाड़ है ना। और यहां पर जो है 27% प्लेटू है। प्लेटू मतलब पठारी जमीन है। तो इस तरीके से हमारे देश का जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। आई बात समझ में? अब समझते हैं हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन को, मतलब कि जमीन का हम किन किन जगह पर उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है फॉरेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा जहां वन लगे हुए हो उस जगह पर जमीन उपयोग में आ जाती है। दूसरा नंबर आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर खेती नहीं की जा सकती। अब उसमें भी 2 तरीके की चीजें आती है। सबसे पहला आता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर जमीन। बंजर जमीन पे खेती होती है क्या? बताओ आप, नहीं होती ना। तो पहली जमीन कौन सी हो गई? बंजर जमीन। और दूसरा आता है वो जगह जहां पर हम रोड हो गए, बिल्डिंग हो गए, हॉस्पिटल, ऐसी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उस जगह पर हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब कि अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हम समझते हैं वो है ग्रेजिंग लैंड को, मतलब कि गोचर भूमि, वो जमीन जहां पर गाय भैंसे चरने के लिए जाती
जाती है उसको हम कृषि के लिए, उसको खेती के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी जमीन आती है भैया लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, मतलब कि वो जमीन जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उस जगह को हम लोग जो है खेती के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, है ना, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि ऐसी जमीन जहां पर 5 वर्षों से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक वहां पर खेती नहीं की गई हो, तो उस जगह को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है फेलो लैंड्स, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि उसको बोलते हैं जहां पर पिछले 1 साल से, है ना, 1 साल या 1 साल से कम में कभी भी खेती नहीं की गई हो, ठीक है, ऐसा। फिर दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर अदर देन करंट फेलो लैंड, मतलब कि जहां पर 1 से लेके 5 साल के बीच में कोई खेती नहीं की गई हो, ठीक। फिर आता है नेट सोन एरिया, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर साल भर में एक बार तो फसल जरूर उगाई जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। अब समझते हैं हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया को, मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर साल भर में कम से कम एक बार तो फसल उगाई जाए, और साथ में ऐसा एरिया जहां पर साल भर में 1 से ज्यादा बार फसल उगाई जाए, मतलब ये वाला एरिया और इन दोनों एरिया को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं ग्रोस्ड क्रॉप एरिया। आया समझ में? अब समझते हैं हम लोग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो चलो आपको डायरेक्ट मैं आपकी किताब में एनसीईआरटी में जो चार्ट बना हुआ है वही दिखा देता हूं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के लिए है और ये वाला चार्ट आपके लिए है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अब ध्यान से देखो, इसमें 2 चार्ट बने हुए हैं, है ना, यहाँ पर। अब देखना, ये वाला जो है ये है 1960 और 1961 के आंकड़े हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और ये जो है 2014 और 2015 के लिए आंकड़े दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है ध्यान से देखना, है ना। इसमें ये बता रहा है ब्लू वाला हिस्सा जो है 1960 में 18.11% है। अब ब्लू वाला हिस्सा कौन है? फॉरेस्ट, मतलब कि 1960 में हमारी धरती पर जितना भी एरिया है उसका 18.11% जो है वो तो फॉरेस्ट था, है ना। लेकिन 2014 और 15 में फॉरेस्ट कितना हो गया? 23.3% हो गया। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, ये तो है कि नहीं, फॉरेस्ट बढ़ गया ना, अपन चाहते तो यही है। हाँ बढ़ गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से 33.3% होना चाहिए, जो कि अभी उतना हुआ नहीं है ना, अभी 23.3% है। कब तक का आंकड़ा है ये? 2014 और 15 का है, ठीक है। अब नए आएंगे उससे हमको और पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आप देखो, जैसे ये रेड वाला, ये कितना है? 12.01% है, मतलब कि बंजर जमीन जो है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब इतनी जो है, इतनी बंजर जमीन है जहां पर खेती वगैरह कुछ भी नहीं हो सकती है, वो कितनी है? 12.01% थी। कब? 1960 में, है ना। लेकिन ये जो है हमारे पास 5.5% ही है ना, इधर 5.5% ही है, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से, हालांकि ये चार्ट मैं बता दूं आपको, याद करने की जरूरत नहीं है, ये परसेंटेज वगैरह कोई नहीं पूछता है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन यहां से बनता ही नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए दे रखा है आपको ये चार्ट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे भारत में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल हमारे पास एरिया है। अब इतने एरिया होने के बावजूद भी हमारे पास जो है, इनमें से कितने जगह का आंकड़ा है? सिर्फ और सिर्फ 93% का ही आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, मतलब कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 93% का ही है। कितने का है? 93% का ही हमारे पास आंकड़े अवेलेबल है, ठीक है। आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों हुआ? है तो टोटल 100%, फिर 93% का ही क्यों अवेलेबल है? क्योंकि जो 7% हिस्सा है वो विवादित है। कैसा है? वो लड़ाई झगड़े वाला है, डिस्प्यूट वाला एरिया है वो, ठीक है। मैं बताता हूं कौन कौन सा। जैसे देखो, ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ना। अब इस जम्मू और कश्मीर में जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये पीओके के अंडर आ जाता है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में आया है, तो वहां लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। अब ये लड़ाई है इस बात
बात की कि हमारा है या उनका है इस चीज का, तो इस जगह के हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे इसी जम्मू कश्मीर में ये वाला हिस्सा जो है ये चाइना का ऑक्यूपाइड हिस्सा है, तो यहाँ के भी हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे आप देखो इधर आसाम के अंदर जो है ये वाला एरिया ये चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया है, तो इस जगह के भी हमारे पास फिलहाल डेटा अवेलेबल नहीं है। तो टोटल ये रीजन मिलाकर हो जाता है 7% हो जाता है। कितना हो जाता है? 7% हो जाता है ना। अब ये 7% हिस्सा हमारे को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है, इसके कोई डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बाकी बचा हुआ 93% का ही हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है बच्चों। आई बात समझ में? अब समझते हैं नेट जोन एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास में ये है पंजाब, है ना, और ये है हमारे पास में हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के 80% जगह पे, है ना, 80% जमीन पर जो है खेती होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं बताऊं आपको, ये मिजोरम है ना, फिर आप देखो ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो ये है हमारे पास मणिपुर, और ये है हमारे पास में अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब इन चारों जगहों की जो जमीन है वहां के केवल 10% हिस्से पर ही खेती होती है। सोचने वाली बात है ना कि पंजाब और हरियाणा पे की तो जमीन की टोटल जमीन जितनी भी जमीन है उनकी, उसके 80% पे खेती हो रही है, और इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्से पे ही खेती हो रही है, ठीक है। तो हमारी इंडिया में हर एक जगह की अलग अलग जमीन पे जो है अलग अलग परसेंटेज में खेती होती है बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में? अब समझते हैं हम लोग फॉरेस्ट एरिया को, ठीक है, वन क्षेत्र। तो अब देखो मैंने आपको ये दोनों चार्ट पहले बताए है ना, ये 1960 का है और ये 2014 और 15 का है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है 18.11% जो है इतना हिस्सा फॉरेस्ट का था, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब 2014 और 15 आया तो यहाँ पर जो है 23.3% एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है, मतलब कि यहाँ पे पहले कम था, अब यहाँ पर ज्यादा हो गया है। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि भैया हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के लिए जो है जो एरिया है वो होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया है ना, वो होना चाहिए 33.3%, है ना, या 33% होना चाहिए, मोटा मोटी कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन अभी कितना हुआ है? 23.3% ही हुआ है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा अब सवाल ये उठता है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना क्यों है, इससे क्या फायदा है, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं, ये तो आप खुद जानते हो, है ना। तो फॉरेस्ट एरिया से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा बाढ़ वगैरह नहीं आती है, मिट्टी वगैरह जो है वो कटती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फायदे होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ उस फॉरेस्ट एरिया के आसपास में कुछ लोग रहते हैं जिनकी आजीविका, जिनका जीवन जो है उस फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए फॉरेस्ट होना बहुत जरूरी है ताकि वो उनका जीवन बहुत अच्छे से चला पाए बच्चों। आया समझ में? अब हम लोग समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। हिंदी में भी समझ लो, भूमि की गुणवत्ता में गिरावट, मतलब जमीन की जो क्वालिटी है उसमें जो गिरावट आ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन बच्चों, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये लैंड डिग्रेडेशन आखिर होता क्यों है, तो ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले देखो, इसका सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनोन्मूलन। मतलब ये हुआ कि भैया जो हम धा धू करके पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये होता है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है ये, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है ओवरग्रेजिंग, अतिचारण, मतलब कि जो गाय भैंसे हैं वो जरूरत से ज्यादा जब घास को खा लेती है तो उस जमीन की टॉपमोस्ट लेयर खराब होने लग जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। अब ये कहां पर हो रहा है, ये होता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई। अब अति सिंचाई मतलब ये हुआ कि भैया जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी दोगे चीजों को, जमीन में जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे तो जमीन खराब होने लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ये कहां पे होता है? पंजाब और हरियाणा में। आई बात समझ में? तीसरा समझ में आया। चौथा नंबर का आता है माइनिंग, खनन। अगर
आप जरूरत से ज्यादा माइनिंग करोगे, माइनिंग मतलब कि जैसे कोयला निकालते कि नहीं निकालते हैं ना, पत्थर निकालते कि नहीं निकालते जमीन से, उसको बोलते हैं माइनिंग। तो जरूरत से ज्यादा माइनिंग करने पर भी जमीन खराब होती है, डिग्रेड होती है बच्चों, ठीक है। ये कहां पर होता है, ये ज्यादातर माइनिंग होती है बिहार वगैरह में, है ना, ऐसा। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण में, मतलब कि जो इंडस्ट्री के थ्रू जो पोल्यूशन फैलाया गया है उससे भी जमीन खराब होती ही होती है। आई बात समझ में? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल है। उसके तरीके को हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर, ठीक है, मतलब भूमि संरक्षण के उपाय। अब कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आता है एफोरेस्टेशन, मतलब कि पहले हम पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ उगाने की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरा आता है फिर हमारे पास में मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मतलब जो पशुओं के लिए जो ग्रेजिंग लैंड होती है जहां पे वो चरते हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर कहीं घुस के जो है चारा खा रहे हो, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में तीसरे नंबर पे आता है प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अगर हमारे पास पानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी को कैसे भी करके अंधाधुंध तरीके से उसको बहा दे, उसको वेस्ट कर दे और जमीन को खराब कर दे, नहीं, उसका ठीक तरीके से, उचित तरीके से उसका यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए, है ना। फिर आता है हमारे पास में कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, मतलब जो माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है ना। फिर उसके बाद में आता है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको हर कहीं जमीन में डाल दिया हो उस सारी गंदगी को, उससे जमीन खराब होगी सही। तो पहले भैया उसको कहीं पे भी डालने से पहले उसका सही तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, है ना, सॉइल, और उसके टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर आप फॉलो भी कर सकते हो।